Good morning to all of you. I hope all of you will be good. Today, now we discuss about force and law of motion in the science class 9th क्लास के अंदर हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस को डिस्कस करने वाले हैं आज। ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप अच्छे से इसको देखेंगे और सिर्फ आप सुनना है, देखना है और समझना है इसको, नथिंग मोर देन। और आपको कुछ नहीं करना है, आपके क्वेश्चन आंसर आपके समझो साथ में हो रहे हैं, आपको ये समझना है, ठीक है बेटा। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम, चैप्टर नंबर 9, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? ये 9 है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी फोर्स यानी बल, लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति के नियम। जैसे कि हमने मोशंस के बारे में हमने लास्ट वीडियो के अंदर या लास्ट जो क्लासेस थे हमारी, उसके अंदर हमने देखा है कि मोशंस क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, इस तरह से हमने उसके अंदर पढ़ा है। और आज हम फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि बल तथा गति के नियम को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से देखेंगे। In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर या पिछली कक्षाओं के अंदर एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया है। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अच्छे से हमने पढ़ा है। वी सो दैट सच ए मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। कि हमने देखा कि एक जो गति है वो एक मोशन में और एक नॉन मोशन में, एक तो है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमने उसको देखा है कि उसके अंदर गति हो सकती है, कि वह गति एक रूपता के अंदर भी हो सकती है और एक रूपता के अंदर नहीं भी हो सकती है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड व्हाट कॉजेज द मोशन। लेकिन अभी हमने यह चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। वी हैव नॉट येट डिस्कवर्ड, हमने इसको अभी तक नहीं देखा, इसको हमने अभी तक सोचा नहीं है कि व्हाट कॉजेज ऑफ द मोशन यानी गति का कारण क्या है। वाई डज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम। यानी कि हमने यहाँ भी नहीं देखा कि समय के साथ वस्तु का चाल जो है, वस्तु की जो चाल है वो क्यों बदलती है। डू ऑल मोशंस रिक्वायर्ड ए कॉज। क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? डू ऑल मोशंस, जो सभी प्रकार की गति, रिक्वायर ए कॉज, या सभी का एक कारण हो सकता है। इफ सो, अगर है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कॉज ऑफ दिस कॉज। यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। नेचर ऑफ दिस कॉज यानी कि स्वभाव का कारण क्या है। इन दिस चैप्टर वी शैल मेक एन अटेम्प्ट टू क्वेंच ऑल सच क्रिस्टीज। इस अध्याय में ऐसी सभी जिज्ञासाएं जो हमारे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। क्रिस्टिटाइज जो है, जो क्रिस्टिसाइड है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत से सालों के अंदर, बहुत जो सदियों हो चुकी हैं, द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। यानी कि वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के सामने एक ये जो कारण है इनका सदियों से इनको उलझा रखा था, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट। अगर हमारे पास एक बॉल है और उसको हम फर्श पर वो रखे, उसको हम धीमे से ठोकर लगाते हैं। ए बॉल ऑन द ग्राउंड व्हेन गिवन ए स्मॉल हिट डज नॉट मूव फॉर एवर। यानी कि वो हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इन द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसी परिस्थिति से यह पता चलता है कि वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। उसकी जो विराम अवस्था है उसकी वही स्वाभाविक अवस्था है। नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द रिमेन ऑफ द बिलीफ अंटिल गैलीलियो गैलीली। यानी कि ऐसी मान्यता तब तक बनी रही थी कि जब तक गैलीलियो और आइजक न्यूटन डेवलप्ड एन एंटरली डिफरेंट अप्रोच टू अंडरस्टैंड मोशन।
यानी न्यूटन ने वस्तु की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की, एक डिफरेंट अप्रोच, एक डिफरेंट संकल्पना क्या की उसने अप्रोच की, एक लेकर के आए। वो क्या था वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। In our everyday life, we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or stop a moving object. यहाँ से हम इसको पढ़ने के लिए यहाँ से देखेंगे हम इसको। आपने प्रतिदिन के जीवन में हमने देखा है कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। In everyday life, we observe that some efforts is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. उसको रोकने के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ता है। We ordinary experience this is a muscular effort and say that we must push or hit or pull on object to change its state of motion. यानी कि सिंपल सी भाषा के अंदर हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए है हमें उसे खींचने या धकेलने के लिए ठोकर लगाना पड़ता है, हिट और पुल। लेट अस नाउ पॉन्डर अबाउट ए फोर्स। अब हम बल के विषय के बारे में विचार करते हैं कि यह क्या है। लेट अस व्हाट इज इट, यह क्या है। इन फैक्ट नो वन हैज सीन टेस्टेड और फेल्ट ए फोर्स। कि वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है और ना चखा है और ना ही महसूस किया है। फोर्स, व्हाट इज इट, यह क्या है। व्हाट इज इट, ए फोर्स, न फैक्ट नो वन हैज सीन, देखा है, टेस्टेड न टेस्ट किया, फेल्ट ए फोर्स, ना इसको महसूस किया है। हाउएवर वी ऑलवेज सी और फील द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। हमने क्या देखा है, बल का प्रभाव हमने देखा है। It can only be explained by describing what happens when a force is applied to an object. अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो यहाँ जानकर हमें बल की व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। Concept force is based on push, hit or pull. Let us now ponder about a force. What is it? In fact known, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। However we always see or feel the effect of force. It can only be explained by describing what happens when force is applied to be object. एक ऑब्जेक्ट पर हम अप्लाई करने के बाद हम उसको बारे में बता सकते हैं। Pushing, hitting and pulling of object are all ways of bringing objects in motion. क्या इसका मीनिंग क्या है? ये सभी क्रियाएं जो यहाँ जानकर धकेलना, ठोकर लगाना, ये सभी क्रिया जो वस्तु की युक्तियाँ हैं, हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर उनमें कोई गति होती है। हमारे द्वारा बल लगाने पर उनमें क्या होती है, गति होती है। ऑब्जेक्शन मोन दे मूव पोस्ट बिकॉज वी मेक ए फोर्स फैक्ट एक्ट एंड ऑन दैम। हम उस पर बल लगाते हैं तभी उसके अंदर कोई गति होती है। फ्रॉम योर स्टडीज इन रियल क्लासेज, आपने पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ा होगा। यू आर ऑल्सो फेमिलियर विद द फैक्ट that a force can be used change the magnitude of velocity of an object. यानी कि किसी वस्तु को वेग का परिणाम बदलने, अर्थात that is to make an object move faster or slowly, उस वस्तु को गति को तेज करने या धीमा करने के लिए उसकी गति टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी गति को चेंज करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, हमें बल की आवश्यकता पड़ती है। हमें क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। कोई अगर हमारे पास वस्तु है तो उस वस्तु पर हम जब तक हम बल नहीं लगाएंगे, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उस वस्तु के अंदर क्या नहीं होगा, चेंजिंग नहीं होगी, उसकी डायरेक्शन के अंदर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखिए। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वी ऑल्सो नो दैट, आप जानते हैं किसी बल का प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। आप हम यहाँ जानते हैं। वी ऑल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसकी ऑब्जेक्ट्स की चेंज की और गति को बदला जा सकता है। जैसे कि ये एक स्प्रिंग आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम खींचते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। ऑक्सीजन से, और
अभी आपके पास एक यहाँ बॉल आपको दिखाई दे रही है, बल लगाने पर स्प्रिंग फैलता है, बल लगाने पर गोलाकार गेंद अंडाकार की हो जाती है, जैसे ये गोल है इस तरह से ये ऐसी हो जाती है, ठीक है ना। आप इसको देखेंगे ऐसी कन्वर्ट हो जाती है इस तरह से, ठीक है बेटा। सो स्टूडेंट्स, आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या क्या हमने पढ़ा कि किसी वस्तु को धकेलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है, बल की आवश्यकता होती है, स्प्रिंग को इस तरह से इस शेप में लाने के लिए क्या आवश्यकता होती है, हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को धकेलने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा वो होगा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, संतुलित और असंतुलित बल। बैलेंस मतलब संतुलित और अनबैलेंस्ड मतलब असंतुलित फोर्सेज यानी कि बल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।